दोस्तों, हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन रीजन आज सिर्फ एक समुद्र नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड बन चुका है। दुनिया के लगभग आधे कंटेनर जहाज, करोड़ों बैरल तेल की सप्लाई और एशिया से यूरोप तक जाने वाला सबसे अहम समुद्री व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। इसलिए जो हिंद महासागर को समझता है वही आने वाले समय की ग्लोबल स्ट्रैटेजी को समझता है। और इसी बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के डिफेंस एनालिस्ट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत ने इंडियन ओशन रीजन में एक विशाल नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। पहली नज़र में ये एक सामान्य एविएशन नोटिस लग सकता है, लेकिन अगर इसकी टाइमिंग, इसकी लोकेशन और इसका स्केल देखा जाए तो वो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। इस बार जो नोटम जारी हुआ है वो करीब 2530 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को कवर करता है और ये 6 अगस्त से 7 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि भारत ने हजारों किलोमीटर के इलाके में एयरक्राफ्ट और शिपिंग मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने का फैसला लिया। यही वो सवाल है जिसने पूरी दुनिया में चर्चा शुरू कर दी है, क्योंकि आमतौर पर भारत जब भी मिसाइल टेस्ट करता है तब बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी के आसपास नोटम जारी करता है। लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार नोटिफिकेशन भारतीय तट से काफी आगे इंडियन ओशन के डीप वाटर्स तक फैला हुआ है और यही बदलाव सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक सिग्नल माना जा रहा है। अब यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है। नोटम का मतलब ये नहीं होता कि युद्ध शुरू हो गया है। नोटम एक सेफ्टी नोटिफिकेशन होता है जिससे सभी सिविल एयरक्राफ्ट, कमर्शियल फ्लाइट्स और कई बार शिपिंग कंपनीज को पहले से बता दिया जाता है कि एक निश्चित इलाके में कुछ मिलिट्री एक्टिविटी होने वाली है, इसलिए उस क्षेत्र से दूर रहे। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस बार जो डिस्टेंस मार्क की गई है यानी 2530 किलोमीटर, वो किसी सामान्य एक्सरसाइज की ओर नहीं बल्कि मीडियम रेंज मिसाइल टेस्ट की संभावना की तरफ इशारा करती है। यानी भारत संभवतः ऐसी मिसाइल का परीक्षण कर सकता है जिसकी मारक क्षमता लगभग इसी रेंज की हो। और अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं होगा, ये होगा एक स्ट्रैटेजिक मैसेज। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर भारत ने ये कदम अभी क्यों उठाया। इसका जवाब हमें पिछले कुछ वर्षों में चीन की गतिविधियों में मिलता है। चीन लगातार इंडियन ओशन रीजन में अपने रिसर्च शिप्स भेज रहा है। चाइना हमेशा दावा करता है कि ये जहाज समुद्र के अंदर वैज्ञानिक रिसर्च करने आते हैं, लेकिन डिफेंस कम्युनिटी की राय इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि जिन जहाज़ों को चीन रिसर्च वेसल बताता है उनमें अक्सर ऐसे आधुनिक सेंसर्स लगे होते हैं जो समुद्र की गहराई, समुद्र के नीचे की संरचना, अकोस्टिक सिग्नेचर और कई दूसरे सेंसिटिव डाटा कलेक्ट करते हैं। अब सुनने में ये साइंटिफिक रिसर्च लगता है, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि यही डाटा भविष्य में सबमरीन ऑपरेशन, अंडर वाटर नेविगेशन और मिसाइल ट्रैकिंग में बेहद इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। यानी जो डाटा आज रिसर्च के नाम पर इकट्ठा किया जा रहा है वही कल मिलिट्री एडवांटेज बन सकता है। यही रीजन है कि भारत इन गतिविधियों को साइंटिफिक मिशन मानकर नहीं चल सकता। पिछले कुछ वर्षों में चीन के कई जहाज लगातार इंडियन ओशन में दिखाई दिए हैं। इनमें से कुछ जहाज़ों पर आरोप लगते रहे हैं कि वे सिर्फ रिसर्च नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और मिसाइल टेलीमेट्री जैसी जानकारी भी कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई देश मिसाइल टेस्ट करता है तो लॉन्च के दौरान रेडार सिग्नल्स, स्टेज सेपरेशन और अकोस्टिक सिग्नेचर जैसी कई इंपॉर्टेंट जानकारियां रिकॉर्ड की जा सकती है और यही जानकारी फ्यूचर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप करने में मदद करती है। यानी युद्ध शुरू होने से पहले ही इंटेलिजेंस का युद्ध चल रहा होता है। इसलिए इंडियन ओशन आज सिर्फ व्यापार का समुद्र नहीं रहा,
ये अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी मैदान बन चुका है और शायद यही रीजन है कि भारत इस बार पहले से ज्यादा सतर्क दिखाई दे रहा है। अब इस पूरी कहानी का दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू भी समझिए। भारत सिर्फ मिसाइल टेस्ट नहीं कर रहा, भारत एक मैसेज भी भेज रहा है। मैसेज ये है कि इंडियन ओशन में भारत की प्रेजेंस सिर्फ कॉस्ट तक सीमित नहीं है, भारत अब डीप ओशन तक अपनी ऑपरेशनल रीच दिखाने के लिए तैयार है। ये वही इलाका है जहां से दुनिया का एनर्जी ट्रेड गुजरता है, यही सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर यहाँ स्टेबिलिटी रहती है तो पूरी इंडो पैसिफिक इकोनॉमी सुरक्षित रहती है। लेकिन अगर यहाँ किसी एक देश का दबदबा बढ़ता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। यानी इस नोटाम का मतलब केवल सेफ्टी का एडवाइजरी नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग भी है। और शायद यही कारण है कि डिफेंस एक्सपर्ट्स इस कदम को चीन की बढ़ती मैरीटाइम एक्टिविटीज के जवाब के रूप में देख रहे हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत इससे पहले भी एक और ऐसा कदम उठा चुका है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। मई 2026 में भारत ने 3560 किलोमीटर लंबा नोटाम जारी किया था। उस समय भी स्पेकुलेशन लगी थी कि भारत अपनी अगली पीढ़ी की लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजिक मिसाइल के परीक्षण की तैयारी कर रहा है। कई डिफेंस एनालिस्ट ने उस समय इसे संभावित अग्नि 6 प्रोग्राम से जोड़कर देखा था। हालांकि आधिकारिक तौर पर सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन उस घटना के बाद अब ये नया 2530 किलोमीटर वाला नोटाम कई नए सवाल खड़े कर रहा है। क्या भारत एक और नई कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा है? क्या ये सिर्फ मीडियम रेंज मिसाइल टेस्ट है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब समझने के लिए हमें देखना होगा कि चाइना और इंडिया के बीच इंडियन ओशन में आखिर ये स्ट्रैटेजिक कंपटीशन किस स्तर तक पहुंच चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर चीन के जहाज इंटरनेशनल वाटर्स में मौजूद है तो भारत उन्हें सीधे बाहर क्यों नहीं निकाल देता? यहीं से शुरू होती है इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ की सबसे दिलचस्प कहानी। देखिए, इंडियन ओशन का बहुत बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल वाटर्स में आता है। यहाँ UNCLOS यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी लागू होता है। इस कानून के मुताबिक किसी भी देश के जहाजों को इंटरनेशनल वाटर्स में नेविगेशन की आज़ादी होती है। यानी अगर कोई चाइना जहाज इंटरनेशनल वाटर्स में मौजूद है तो भारत सिर्फ इसीलिए उसे रोक नहीं सकता क्योंकि वो चाइना का जहाज है और चाइना इससे कानूनी व्यवस्था का फायदा उठाता है। चाइना अपने जहाजों को वारशिप नहीं बल्कि सिविलियन रिसर्च जहाज बताता है। ऑफिशियल स्टेटमेंट यही होती है कि जहाज समुद्र की गहराई का अध्ययन कर रहे हैं, क्लाइमेट और समुद्री साइंस पर काम कर रहे हैं। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि यही जहाज यानी कि यही शिप्स डुअल यूज प्लेटफॉर्म्स है, मतलब ऊपर से साइंटिफिक रिसर्च लेकिन अंदर से मिलिट्री इंटेलिजेंस कलेक्शन। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में जब भी भारत किसी बड़े मिसाइल टेस्ट की तैयारी करता है तब कई बार आसपास चाइना सर्वे शिप्स दिखाई देने लगते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर ये जहाज ढूंढते क्या है? असल में मिसाइल टेस्ट सिर्फ लॉन्च नहीं होता, पूरे टेस्ट के दौरान हजारों प्रकार का डाटा जनरेट होता है। मिसाइल किस एंगल से निकली, किस स्पीड से गई, किस ऊंचाई तक पहुंची, स्टेज सेपरेशन कब हुआ, टारगेट एरिया तक पहुंचने में कितना समय लगा और आखिर स्प्लैशडाउन किस जगह हुआ। अगर कोई देश ये पूरा टेलीमेट्री डाटा समझ ले तो वो फ्यूचर में उस मिसाइल की कैपेबिलिटी का अनुमान लगा सकता है। यही रीजन है कि आधुनिक जियोपॉलिटिक्स में इंफॉर्मेशन भी एक वेपन बन चुकी है। इसलिए कई डिफेंस एनालिस्ट इसे कैट एंड माउस गेम कहते हैं। भारत मिसाइल टेस्ट की तैयारी करता है, चीन अपने रिसर्च शिप भेजता है, भारत टेस्ट जोन बदल देता है, चीन फिर अपनी पोजीशन बदलता है। यानी समुद्र के बीच एक ऐसी स्ट्रैटेजिक कंपटीशन चलती रहती है जो आम लोगों को दिखाई भी नहीं देती। और शायद इसी रीजन से इस बार भारत ने पहले से कहीं बड़ा और अलग लोकेशन वाला नोटाम जारी किया है, ताकि जिस इलाके में टेस्ट होना है वहाँ सिविल एयरक्राफ्ट और कमर्शियल शिपिंग पहले से दूर रहे। साथ ही जो विदेशी जहाज आसपास मौजूद है
मौजूद हो उन पर भी ऑपरेशनल प्रेशर बने। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, भारत का ये कदम सिर्फ डिफेंसिव नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग भी है। यानी बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी देश का नाम लिए पूरी दुनिया को ये बताना कि भारत इंडियन ओशन में अपनी स्ट्रैटेजिक रीच लगातार बढ़ा रहा है। और ये संदेश सिर्फ चीन के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी देशों के लिए भी है जो इंडो पैसिफिक की बदलती जियोपॉलिटिक्स को बहुत करीब से देख रहे हैं। अब अगर आप पिछले कुछ वर्षों की घटनाएं जोड़कर देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। भारत लगातार अपनी नेवल सर्विलेंस बढ़ा रहा है। इंडियन नावी के लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, सबमरीन हंटिंग कैपेबिलिटीज और ओशन सर्विलांस नेटवर्क, इन सभी पर लगातार निवेश किया गया है। क्योंकि आज का युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ा जाएगा, भविष्य का सबसे बड़ा मुकाबला समुद्र के नीचे भी होगा, स्पेस में भी होगा और इंफॉर्मेशन डोमेन में भी होगा। यही कारण है कि भारत अब केवल अपनी कोस्ट लाइन की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि पूरे इंडियन ओशन रीजन में अपनी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस मजबूत कर रहा है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, अगर ये वास्तव में मीडियम रेंज मिसाइल टेस्ट है तो इसका मतलब केवल एक मिसाइल का परीक्षण नहीं होगा, इसका मतलब होगा कि भारत लगातार अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मॉडर्नाइज कर रहा है। यानी लैंड बेस्ड मिसाइल, सी बेस्ड सिस्टम्स और फ्यूचर स्ट्रैटेजिक डेटोरेंस, तीनों पर एक साथ काम चल रहा है। याद रखिए, कुछ महीने पहले DRDO के चेयरमैन समीर V कामत ने कहा था कि अग्नि 6 टेक्निक रूप से परीक्षण के लिए तैयार है और अब केवल सरकारी मंजूरी का इंतजार है। हालांकि इस नए नोटम को आधिकारिक रूप से अग्नि 6 से नहीं जोड़ा गया है, लेकिन डिफेंस कम्युनिटी इस पूरे घटनाक्रम को भारत के तेजी से आगे बढ़ते मिसाइल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के बड़े संदर्भ में देख रही है। यानी एक तरफ डीप ओशन नोटम, दूसरी तरफ लगातार बढ़ती चाइनीज मैरीटाइम एक्टिविटी और तीसरी तरफ भारत की नई स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज। इन तीनों घटनाओं को अलग अलग देखकर पूरी तस्वीर समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब इन्हें एक साथ जोड़ते हैं तो साफ दिखाई देता है कि इंडियन ओशन आने वाले वर्षों में दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक थिएटर बनने जा रहा है। और इस थिएटर में भारत अब केवल एक रीजनल पावर की तरह नहीं, बल्कि एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाने की तैयारी करता दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का एक और बेहद इंपॉर्टेंट पहलू है जिस पर अक्सर मेनस्ट्रीम चर्चा कम होती है। सवाल ये है, अगर भारत इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत आखिर है क्या? सिर्फ मिसाइल, सिर्फ नावी, या फिर इससे भी कहीं बड़ी कोई स्ट्रैटेजी? दरअसल इसका जवाब मिलता है भारत की ज्योग्राफी में। जरा मैप पर नजर डालिए। भारत का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये द्वीप भारत की मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर जरूर है, लेकिन मिलिट्री टर्म्स में इनकी अहमियत किसी एयरक्राफ्ट कैरियर से काम नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि यह आइलैंड मलाक्का स्ट्रेट के बेहद करीब है और मलाक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और कई एशियन देशों के लिए एनर्जी सप्लाईज और इंटरनेशनल ट्रेड का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यानी अगर किसी देश को इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच होने वाली गतिविधियों पर नजर रखनी है तो अंडमान एंड निकोबार की स्ट्रैटेजिक पोजीशन बेहद इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसी रीजन से भारत ने यहाँ ट्राई सर्विस कमांड स्थापित किया है, मतलब आर्मी, नावी और एयरफोर्स तीनों मिलकर इस पूरे क्षेत्र की निगरानी करते हैं। यही फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस भारत को डीप ओशन तक अपनी ऑपरेशनल रीच बढ़ाने में मदद करता है। अब सोचिए, अगर इसी क्षेत्र के आसपास कोई बड़ा मिसाइल टेस्ट होता है तो इसका असर सिर्फ एक टेस्ट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे ये भी संदेश जाता है कि भारत इस पूरे मैरीटाइम स्पेस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। यही रीजन है कि डिफेंस एक्सपर्ट इस नोटम को सिर्फ एक टेक्निकल नोटिफिकेशन नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग का हिस्सा मान रहे हैं। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट पहलू की। भारत आज अकेले काम नहीं कर रहा,
पूरे इंडो पैसिफिक में कई ऐसे देश हैं जो खुलकर ये कह चुके हैं कि इंटरनेशनल सी रूट्स किसी एक देश के नियंत्रण में नहीं जाने चाहिए। यहीं से सामने आता है क्वाड। इस ग्रुप का घोषित उद्देश्य किसी देश के खिलाफ मिलिट्री अलायंस बनाना नहीं है, लेकिन इसका एक बड़ा फोकस है फ्री, ओपन एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक, यानी समुद्र में नेविगेशन की आज़ादी बनी रहे, इंटरनेशनल ट्रेड बिना किसी दबाव के चलता रहे और कोई भी देश वन साइड तरीके से मैरीटाइम डोमिनेंस स्थापित ना कर सके। इस समय भारत का ये नोटाम व्यापक इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। अब आइए इंडियन ओशन के छोटे देशों की बात करते हैं। मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सभी देश आज बड़ी शक्तियों की जियोपॉलिटिकल कंपटीशन के बीच खड़े हैं। भारत पिछले कुछ वर्षों से इन देशों के साथ मैरीटाइम कोऑपरेशन लगातार बढ़ा रहा है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कोस्टल सर्विलेंस, जॉइंट एक्सरसाइजेस और मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स, इन सभी के जरिए भारत एक रीजनल सिक्योरिटी नेटवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहा है। इसी दिशा में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जैसे मंच भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका उद्देश्य इंडियन ओशन में आने वाले विदेशी रिसर्च शिप्स और मैरीटाइम थ्रेट्स की जानकारी आपस में साझा करना, यानी आज का मुकाबला सिर्फ हथियारों का नहीं है, मुकाबला इंफॉर्मेशन का भी है। जिसके पास बेहतर इंटेलिजेंस होगी वही फ्यूचर की मैरीटाइम कंपटीशन में बढ़त हासिल करेगा। अरे दोस्तों, यही कारण है कि चीन भी लगातार ओशनोग्राफिक रिसर्च के नाम पर अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, क्योंकि समुद्र की गहराई में मौजूद जानकारी कल की सबमरीन वॉरफेयर का आधार बन सकती है। लेकिन भारत भी अब इस चुनौती को समझ चुका है, इसलिए अब केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है। इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।